वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में मानव नेत्र या ह्यूमन जो आई है उसके बारे में। इससे पहले दो क्लास हमारी मानव नेत्र के बारे में हो चुकी थी। पहली क्लास में हमने मानव नेत्र के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी थी और उसके बाद में हमने मानव नेत्र की आंतरिक संरचना पढ़ी थी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो मानव नेत्र की आंतरिक संरचना होती है वह आंतरिक संरचना होगी, उसमें बाहर की ओर 3 आवरण उपस्थित होते हैं। सबसे बाहर का आवरण होता है जो कि आपको ध्यान रखना है, दृढ़ आवरण होता है और जिसे हम श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। श्वेत पटल होता है, उसके 2 भाग होते हैं। एक अंदर की ओर उपस्थित होता है, 4/5 भाग को आवृत करता है और उस भाग को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहा जाता है, जो कि दृढ़ आवरण के रूप में उपस्थित होता है। नेत्र गोलक की आकृति बनाए रखना है तथा नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। दूसरा हमने देखा था आगे का जो बाहर की ओर भाग दिखाई देता है, 1/5 भाग को आवृत करता है और उस भाग को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहा जाता है। और कॉर्निया होता है, यह आपको ध्यान रखना है, वृत्ताकार आकृति का होता है जो कि प्रकाश किरणों को संकेंद्रित करने का कार्य करता है। फिर हमने देखा था दूसरा आवरण और जिसे हम कोरोइड या रक्तक पटल कहते हैं। कोरोइड या रक्तक पटल होता है, इसमें रक्त वाहिनियों के जाल उपस्थित होते हैं तथा यह भाग होता है, इस भाग में रंगा कणिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि आदर्श कृष्णिका की भांति कार्य करती हैं। ये रंगा कणिकाएं होती हैं, ये नीली हो सकती है, काली हो सकती है या गहरे भूरे रंग की हो सकती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था तीसरा आवरण और तीसरा आवरण उपस्थित होता है जिसे हम रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहा जाता है। ये संवेदी स्तर होता है और यह स्तर होता है वो 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है। सबसे ऊपर की ओर आपको ध्यान रखना है, इसका स्तर होता है जिसे हम संवेदी स्तर कहते हैं और ये संवेदी स्तर होता है, उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। सबसे पहले हमने देखी थी शलाका कोशिकाएं और दूसरी हमने देखी थी शंकु कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं होती हैं, यह लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होगी और जिसके अंदर रोडोप्सिन नामक वर्णक उपस्थित होता है जो कि मंद प्रकाश में देखने का कार्य करता है। और आपने देखा था कि उल्लू की जो रेटिना होती है उसके अंदर केवल शलाका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था शंकु कोशिकाएं। यह कोशिकाएं होती हैं, ये शंकु के आकार की होती हैं तथा विभिन्न रंगों के विभेद करने में सहायक होती हैं। इसमें रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार के, और ये रंगा कणिकाएं होगी वो आपको ध्यान रखना है, विभिन्न रंगों को विभेद करने में सहायक होती हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि यह जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, ये शंकु कोशिकाएं जो रंग में विभेद करने का कार्य करती हैं, इनमें आप ध्यान देंगे तो जो मुर्गी की आंखें होती हैं उसमें केवल और केवल कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो आप देखेंगे केवल शंकु कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मानव नेत्र में जो रेटिना भाग होता है उसको भेद करके और तंत्रिकाएं बाहर की ओर निकलती हैं, उस भाग को हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के ऊपर का एक बिंदु उपस्थित होता है जिसे हम कहते हैं पीत बिंदु या जिसे फोविया कहा जाता है। और फोविया सेंट्रलिस भाग होता है जहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि नेत्र होता है, उसमें लेंस होगा और लेंस होता है वो नेत्र को 2 कक्षों में बांटता है। आगे का कक्ष होगा जिसे जलीय कक्ष या एक्वस ह्यूमर कहते हैं, जबकि पीछे का कक्ष होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, काचाप द्रव्य कक्ष कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने लेंस देखा था, लचीला लेंस उपस्थित होता है जो कि सीलियरी काय की पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है और बीच में जो तंतु उपस्थित होते हैं जैसे हम निलंबन तंतु कहते हैं। तथा उसके बाद हमने सीलियरी काय देखा था, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सीलियरी काय होते हैं उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो पेशियां होती हैं जिनसे सीलियरी काय का निर्माण होगा और सीलियरी काय होते हैं वे आगे बढ़ करके और आइरिस का निर्माण करते हैं, यानी जो है लेंस के आगे तक झुक जाते हैं और झुक करके नेत्र के अंदर लटक करके और आइरिस का निर्माण करते हैं। आइरिस में भी रंगा कणिकाएं पाई जाती हैं जिसके कारण से आंखों का विभिन्न प्रकार का रंग होता है। यहाँ ये भाग, ये पूरा भाग है, ये अंदर का भाग जहाँ पर लटक करके इसका निर्माण करे आइरिस का। आइरिस के बाद में अंदर का भाग होगा जिसे प्यूपिल या तारा कहते हैं और प्यूपिल या तारा होता है जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। तो ये नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना हमने पढ़ ली थी। अब हम सेकंड पढ़ेंगे नेत्र गोलक की पेशियां कौन कौन सी उपस्थित होती हैं। यानी नेत्र कोटर होता है, उसके अंदर नेत्र कोटर के अंदर नेत्र गोलक को बनाए रखने के लिए 6 प्रकार की कंकाली पेशियां पाई जाती हैं। तो आप ध्यान देंगे नेत्र कोटर में नेत्र गोलक को घुमाने के लिए, नेत्र गोलक को घुमाने के लिए
घुमाने के लिए 6 प्रकार की कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं। 6 प्रकार की कंकालीय पेशियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की कंकाली पेशियां होती हैं। वे पेशियां उपस्थित होती हैं जिन्हें हम नेत्र पेशियां कहते हैं, जो कि नेत्र कोटर में नेत्र को घुमाने का कार्य करती हैं। तो 6 प्रकार की जो कंकाली पेशियां पाई जाती हैं, यह हमें ध्यान रखना है, जो कि नेत्र कोटर में नेत्र को घुमाने में सहायक होते हैं। इसमें से आपको ध्यान रखना है 4 होती हैं, वे आपको ध्यान रखना है रज्जु या रेक्टस पेशियां होती हैं। 4 रज्जु या रेक्टस पेशियां, और 2 होती हैं, वह आपको ध्यान रखना है, वह आप कौन सी ध्यान रख सकते हैं, तो तिरसी पेशियां होती हैं। तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं, जिसमें 4 रज्जु या रेक्टस पेशियां और 2 तिरसी पेशियां उपस्थित होती हैं। ये 4 प्रकार की पेशियां मिलकर के और नेत्र गोलक की पेशियों का निर्माण करती हैं, और ये पेशियां होती हैं वह नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में घुमाने का कार्य करती हैं। इसमें से कौन कौन सी होती हैं 6, तो आप ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, वो आपको ध्यान रखना है बाह्य, या जिसे हम पार्श्व कह सकते हैं, बाह्य या पार्श्व रज्जु पेशियां या रेक्टस पेशियां, रज्जु पेशियां। तो इस प्रकार से जो बाह्य रज्जु पेशियां या रेक्टस पेशियां उपस्थित होती हैं। दूसरी आपको ध्यान रखनी है, वो कौन सी ध्यान रख सकते हैं आप, अंतः, या जिसे हम मध्य कहते हैं, मध्य रज्जु पेशियां। तो सेकंड आपको ध्यान रखनी है, अंतः या जो मध्य रज्जु पेशियां होती है, ये हमें ध्यान रखनी है। थर्ड प्रकार की आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है अधो, और उसके बाद में आपको ध्यान रखनी है वह अधो रज्जु पेशियां, अधो रज्जु पेशियां, रज्जु पेशियां। और उसके बाद में आपको फोर्थ ध्यान रखनी है उत्तर रज्जु पेशियां, उत्तर रज्जु पेशियां। और फिर आपको ध्यान रखनी है पांचवी, ये तो होगी 4 रज्जु पेशियां या जिसे रेक्टस पेशियां कहेंगे, और पांचवी और छठी आपको ध्यान रखनी है जो कि तिरसी पेशियां उपस्थित होती हैं। उसमें आप ध्यान रख सकते हो उत्तर तिरसी पेशियां एवं अधो तिरसी पेशियां। तो इस प्रकार से उत्तर तिरसी पेशियां, और अगली हमें कौन सी ध्यान रखनी है, तो आप ध्यान देंगे अधो तिरसी पेशियां। ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की पेशियां उपस्थित होती हैं, जो कि नेत्र गोलक को नेत्र कोटर में घुमाने में सहायक होती हैं। कौन कौन सी है, तो आप ध्यान दीजिए, यह जो इंफीरियर ओब्लिक्यू मसल्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अधो तिरसी पेशियां, अधो तिरसी पेशियां। तो एक तो हो गई कौन सी पेशियां, अधो तिरसी पेशियां उपस्थित होती हैं। तो ये अधो तिरसी पेशियां हैं। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है उत्तर तिरसी पेशियां। यह कौन सी पेशियां हैं, उत्तर तिरसी पेशियां हैं। तो यह हमें उत्तर तिरसी पेशियां ध्यान रखनी है। दूसरी, तीसरी आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है यह सुपीरियर रेक्टस मसल्स, या जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना उत्तर ऋजु पेशियां कहा जाता है। तो इस प्रकार से उत्तर ऋजु पेशियां उपस्थित है, यह पेशियां उपस्थित है, ये हमें ध्यान रखना है। यह बाहर की ओर उपस्थित है, जिसे हम बाह्य या पार्श्व, लेटरल का मतलब क्या हुआ, पार्श्व रज्जु पेशियां। तो इस प्रकार से बाह्य या पार्श्व रज्जु पेशियां उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य भाग में उपस्थित है, और मध्य भाग में उपस्थित से हम क्या कहेंगे, मीडियम रेक्टस पेशियां या मीडियल रेक्टस पेशियां होती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसे हम कहेंगे अंतः रज्जु पेशियां। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहेंगे, अंतः रज्जु पेशियां। तो यह हमें ध्यान रखना है अंतः रज्जु पेशियां। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है वह आप ध्यान रख सकते हैं इंफीरियर रेक्टस मसल, यानी आपको ध्यान रखना है अधो रज्जु पेशियां, अधो रज्जु पेशियां। तो ये इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 प्रकार की पेशियां होती हैं, वे उपस्थित होती हैं, और ये पेशियां होती हैं वह नेत्र को नेत्र कोटर में घुमाने का कार्य करती हैं। इन पेशियों की लंबाई होती हैं, वह लंबाई एक निश्चित होती है, फिक्स होती हैं। यदि इन पेशियों की लंबाई घट या बढ़ जाती हैं, तो घटने या बढ़ने के कारण से नेत्र गोलक में
नेत्र होता है वो तिरछा हो जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों से हम भेंगापन रोग कहते हैं। तो भेंगापन रोग होता है वह किसके कारण से होता है? तो इन पेशियों की लंबाई घटने या बढ़ने के कारण से नेत्र कोटर में नेत्र गोलक होगा, उसका स्थिति परिवर्तित हो जाएगा, जिसके कारण से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप ध्यान देंगे भेंगापन रोग हो जाता है। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? नेत्र गोलक की पेशियां। नेत्र गोलक में 6 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो कि कंकाली पेशियां हैं। और ये पेशियां होती हैं, ये कौन कौन सी? बाह्य या पार्श्व रज्जु पेशियां, अंत या मध्य रज्जु पेशियां। बाह्य रज्जु पेशियां नेत्र गोलक को बाहर की ओर और अंदर की ओर धंसने के लिए अंतररज्जु पेशियां काम करती हैं। अधोरज्जु पेशियां होगी वो नीचे की ओर, ये उत्तररज्जु पेशियां ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है कि नेत्र गोलक में नेत्र गोलक होता है, उसको नेत्र कोटर में घुमाने का कार्य करता है वो कौन से भाग करते हैं? नेत्र पेशियां करती हैं। तो ये पहला भाग कंप्लीट हो गया किसके बारे में? नेत्र पेशियों के बारे में। अब उसके बाद में हम आंतरिक संरचना पढ़ चुके हैं, नेत्र गोलक की पेशियां पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं तीसरी संरचना, नेत्र ग्रंथियां। नेत्र ग्रंथियां। तो इस प्रकार से मनुष्य में नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मानव नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मानव नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो मानव नेत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, यह हमें ध्यान रखना है। मानव नेत्र में कितने प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मानव नेत्र में ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली हमें ध्यान रखनी है जिसे हम माइबोमियन ग्रंथियां कहा जाता है। तो इस प्रकार से माइबोमियन ग्रंथि, ठीक है, पहली ग्रंथियां कौन सी हो जाएगी? माइबोमियन ग्रंथियां। दूसरी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो आप ध्यान देंगे दूसरी ग्रंथियां होती हैं जिसे हम माल की ग्रंथियां कहते हैं। माल की ग्रंथियां। तो सेकंड ग्रंथियां हो जाएगी जो कि कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? माल की ग्रंथियां। और थर्ड प्रकार की ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे हम लैक्राइमल ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि कहा जाता है। तो लैक्राइमल या जिसे हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियां कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं वह मनुष्य के अंदर उपस्थित होती हैं। सबसे पहले हम ध्यान दे देंगे वह कौन सी ग्रंथि? माइबोमियन ग्रंथियां। यह ग्रंथियां होती हैं, यह आपको ध्यान रखना है दोनों नेत्र के पलकों में उपस्थित होती हैं। ये नेत्र पलक है, उस नेत्र पलक में उपस्थित ग्रंथियां होती हैं जिसे माइबोमियन ग्रंथियां कहा जाता है। तो इस प्रकार से माइबोमियन ग्रंथियां होती हैं। ये ग्रंथियां कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो आप ध्यान देंगे नेत्र के पलकों में उपस्थित होती हैं। तो नेत्र के जो पलक होते हैं उन दोनों पलकों के अंदर उपस्थित होती हैं वह कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं? माइबोमियन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा चिकना पदार्थ स्रावित किया जाता है। इन ग्रंथियों के द्वारा एक चिकने तरल का स्रावण किया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। इन ग्रंथियों के द्वारा एक चिकने तरल का स्रावण किया जाता है। यह चिकना तरल होता है वह कॉर्निया को नम एवं चिकना बनाए रखता है। यह कॉर्निया को नम एवं चिकना बनाए रखता है। यह कॉर्निया को कैसा बनाएगा? नम एवं चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। नम होगा और चिकना होगा जिसके कारण से जो है वो पलकें उठाने और गिराने में हमें सहायता प्रदान होती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है माइबोमियन ग्रंथियां। यह माइबोमियन ग्रंथियां होती हैं, यह ग्रंथियां चिकने तरल पदार्थ का स्रावण करती हैं जो कि दोनों पलकों में उपस्थित होती हैं। ये ग्रीन कलर की जो मैंने दर्शाई है ये और ये भी माइबोमियन ग्रंथियां, ये भी कौन सी ग्रंथियां हैं? माइबोमियन ग्रंथियां हैं। तो इस प्रकार से ग्रंथियां होगी उसे माइबोमियन ग्रंथियां कहेंगे। इन ग्रंथियों के द्वारा चिकने तरल का स्रावण किया जाता है जो कि कॉर्निया को चिकना एवं नम बनाए रखने का कार्य करता है। और कॉर्निया चिकना और नम होने के कारण से पलकों को गिराने और उठाने में सहायता होती है तथा आंख को नम बनाए रखने में भी सहायता प्रदान होती है। तो ये पहली ग्रंथियां हो गई जिसे माइबोमियन ग्रंथियां कहा जाता है। दूसरी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना है सेबेशियंस ग्रंथियों का रूपांतरण होती हैं। ये सेबेशियंस ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। हमारी त्वचा की ग्रंथियां होती हैं, मैं त्वचा पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा कि त्वचा में विशेष प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिन्हें हम सेबेशियंस ग्रंथियां कहते हैं, पसीना ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है वह आपको ध्यान रखना है कौन सी ग्रंथि बनेगी? माल की ग्रंथि। तो इस प्रकार से माल की ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि किससे बनेगी? तो सेबेशियंस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है सेबेशियंस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है तथा नेत्र के जो बोर्निया होती हैं उस बोर्निया के आगे का जो फोलिकल भाग होता है, नेत्र के ऊपर का जो
पलक है उस पलक के ऊपर आप देखते हैं तो ये जो बाल उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बरोनिया कहा जाता है। और ये बरोनिया होती हैं, उस बरोनिया के आगे का जो फॉलिकल भाग होता है, पुट्टी का भाग होता है, उस फॉलिकल भाग में माल की ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। और माल की ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां किन ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं, सेबेशियंस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। तो ये सेकेंड प्रकार की ग्रंथि हमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में हमें थर्ड प्रकार की ग्रंथि ध्यान रखनी है, जिसे हम लैक्राइमल ग्रंथि कहा जाता है। तो ये ग्रंथि है, उस ग्रंथि को हम क्या कहेंगे, लैक्राइमल ग्रंथि कहा जाता है। यहाँ लैक्राइमल ग्रंथि होती है, इस ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है। तो लैक्राइमल ग्रंथि होगी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आप ध्यान देंगे लैक्राइमल ग्रंथि को हम अश्रु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि नेत्र होती हैं, उस प्रत्येक नेत्र में जो बाहर की ओर, प्रत्येक नेत्र में बाहर की ओर तीन तीन जोड़ी लैक्राइमल ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। क्लियर हो गया। क्या ध्यान रखना है, मनुष्य में आपको ध्यान रखना है, नेत्र में बाहर की ओर तीन जोड़ी लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। लैक्राइमल ग्रंथियों के द्वारा नमकीन तरल का स्त्राव किया जाता है, जिन्हें हम अश्रु कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, लैक्राइमल ग्रंथियां होगी, उसके द्वारा नमकीन तरल पदार्थ का स्त्राव किया जाता है। और ये नमकीन तरल पदार्थ होता है, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अश्रु कहा जाता है। तो अश्रु का स्त्राव अश्रु ग्रंथियों के द्वारा किया जाएगा। और अश्रु होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे, इसके अंदर अधिकांश भाग होता है जल होता है। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ मात्रा में शर्करा भी होती है। इसके अतिरिक्त कुछ मात्रा में आपको ध्यान रखना है, इसमें विटामिन भी होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, कुछ मात्रा में विटामिन होंगे, लवण होते हैं, और आप ध्यान देंगे तो एमिनो अम्ल भी उपस्थित होते हैं कुछ मात्रा में। तो इस प्रकार से एमिनो अम्ल, विटामिन, लवण, शर्करा, जल, तथा आपको इसमें ध्यान रखना है कि यह भाग होगा, इसके अंदर यूरिया की कुछ मात्रा भी उपस्थित होती है। तो यूरिया की मात्रा भी कुछ उपस्थित होती है, इस प्रकार के पदार्थों से बना होता है। यह जो लैक्राइमल ग्रंथियों के द्वारा स्त्राव होता है, यह स्त्राव कॉर्निया को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है तथा कॉर्निया को तथा आँख की सफाई करने में कार्य करता है। तो आप ध्यान देंगे कि अश्रु होते हैं, ये अश्रु कॉर्निया को सफाई करने में तथा कॉर्निया की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं, आँख की सफाई करने में सहायक होते हैं, तथा यह कॉर्निया को पोषण प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, उस ग्रंथियों के बारे में तो आप क्या ध्यान देंगे, मनुष्य के प्रत्येक नेत्र के बाहर की ओर तीन जोड़ी लैक्राइमल ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा नमकीन तरल का स्त्राव किया जाता है, जिन्हें हम अश्रु कहते हैं। अश्रु होता है, उसके अंदर जल, शर्करा, विटामिन, लवण, एमिनो अम्ल एवं यूरिया इत्यादि उपस्थित होते हैं। यह कॉर्निया को पोषण प्रदान करती है तथा आँख की सफाई करने में कार्य करता है, तथा आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा आँख को नम बनाए रखने में भी सहायता प्रदान की जाती हैं। तो यह हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, कौन सी ग्रंथियाँ, लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियाँ। लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, ये ग्रंथियाँ मनुष्य में 4 माह की आयु होती है बच्चे की, उस समय ये सक्रिय हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे की 4 माह की आयु होने पर ये सक्रिय हो जाती हैं। तो यह हमें ध्यान रखनी, कौन सी ग्रंथियाँ, लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियाँ। तो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। एक बार वापस से सुन लीजिए। पहली माइमोबियन ग्रंथियाँ, यह ग्रंथियाँ सेबेशियंस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। यह ग्रंथियाँ होती हैं, इन ग्रंथियों जो कि दोनों पलकों की बोर्निया में उपस्थित होती हैं, दोनों पलकों में उपस्थित होती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा चिकने तरल पदार्थ का स्त्राव किया जाता है, जो कि कॉर्निया को नम एवं चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। फिर उसके बाद मॉल की ग्रंथियाँ, यह ग्रंथियाँ होती हैं, वह दोनों बोर्निया होती हैं, उसके मिलने के स्थान पर जो पुट्टिका उपस्थित, फॉलिकल उपस्थित होती है, उस फॉलिकल में उपस्थित होती हैं। फिर उसके बाद में लैक्राइमल या अश्रु ग्रंथियाँ, ये ग्रंथियाँ भी सेबेशियंस ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। ये ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि दोनों नेत्र होते हैं, उस दोनों नेत्रों में 3 की जोड़ी में उपस्थित होती हैं। और इन ग्रंथियों के द्वारा अश्रु का स्त्राव किया जाता है, जिसमें शर्करा, विटामिन, एमिनो अम्ल इत्यादि उपस्थित होते हैं, और ये पोषण प्रदान करने, आँख को सफाई करने में तथा कॉर्निया को नम एवं चिकना बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो ये हो गई नेत्र की ग्रंथियाँ। अब उसके बाद में हम अगला तीसरा देखते हैं, वह आपको ध्यान रखना है, इसमें चौथा देख लेते हैं, वो आपको ध्यान रखना, नेत्र पलकें। नेत्र पलकें, और नेत्र पलकों से पहले एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कंजक्टिवा।
कंजक्टिवा। तो आप ध्यान देंगे कि नेत्र होता है, उस नेत्र में जो कॉर्निया होते हैं उसके बाहर की ओर पतली झिल्ली उपस्थित होती है। कॉर्निया के बाहर पतली झिल्ली उपस्थित होती है। इस पूरे कॉर्निया के बाहर की ओर पतली जो झिल्ली उपस्थित होती है, जो शरीर की सबसे पतली पारदर्शी झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। तो ये कंजक्टिवा हमें ध्यान रखनी है। किसे कहेंगे कंजक्टिवा? तो आप ध्यान देंगे कि नेत्र में कॉर्निया के बाहर की ओर पतली पारदर्शी झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कंजक्टिवा कहते हैं। और कंजक्टिवा में जीवाणु का या किसी का संक्रमण होता है, तो संक्रमण होने के कारण से सूजन आ जाती है, और जिसे हम आँख का आना कहते हैं। तो ये भी हम आगे रोगों में पढ़ेंगे। अब उसके बाद में एक लास्ट देख लेते हैं पलकों के बारे में। पलकें, तो मनुष्य में आपको ध्यान रखना है कि जो त्वचा होगी उसके वलन के फलस्वरूप पलकों का निर्माण होता है, जो कि आँख की बाहर की ओर उपस्थित होती हैं। और पलकें होती हैं उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है बाल उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम बरोनिया कहते हैं। तो इस प्रकार से बरोनिया किसे कहेंगे? तो पलकों के ऊपर जो बाल हैं उसे हम बरोनिया कहा जाता है। ये पूरी बरोनिया है इस प्रकार से। और बरोनिया होती हैं यह नेत्र में जो धूल के कण या अन्य जो बाह्य कणिकीय पदार्थ होते हैं उनको जाने से रोकने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो नेत्र होते हैं, उस नेत्रों में जो जैसे खरगोश है या मेंढक है, उनमें आप देखते हैं तो एक विशेष प्रकार की झिल्ली उपस्थित होती है, जो कि नेत्र पूरे घेर करके और उसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है, जिसे निमेषक पटल कहा जाता है। परंतु मनुष्य में निमेषक पटल होता है, वह अवशेषी होता है, जिसे हम प्लीका सेमिल्यूनेरिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्लीका सेमिल्यूनेरिस किसे कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य में अंदर की ओर आंतरिक रूप से एक अवशेषी झिल्ली के रूप में उपस्थित होती है। उस अवशेषी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लीका सेमिल्यूनेरिस कहा जाता है, जबकि ये खरगोश में उपस्थित होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? नेत्र की संरचना के बारे में। तो ये हमारी नेत्र की जो संरचना है वो कंप्लीट होती है। मानव में नेत्र की संरचना किस प्रकार की होती है? नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की क्रियाविधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।